सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं श्रीगुरुभ्यो नमः चरणकमलेभ्यो नमः श्रीमातृचरणकमलेभ्यो नमः। सवर्ण संज्ञा के विषय में जाने थे। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र सूत्र में कितने पद है कन्नू? कौन कौन? बोलो। प्रथमांतम पदम। संज्ञा बोधक कौन है विशाल? इसमें संज्ञा कौन है? विशाल होता है। पढ़े नहीं रहे हो? जाकर के पढ़ा भी करो देख करके। यहाँ से जाते हो रख के मोबाइल देखने लगते हो तो देखा करो एक बार। तुम बताओ संज्ञा बोधक कौन है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में संज्ञा कौन है? संज्ञा है। अरे उसी को बोल, जिससे पूछे उसी से बोल रहे। इसमें कौन संज्ञा है कौन संगी है? काहे गड़बड़ कर दिए? सवर्णम ये संज्ञा है, तुल्यास्य प्रयत्नम ये संगी है। सूत्र का अर्थ क्या है? हाँ। बिना देखे बोलो, शब्द देखिए कि बोल रहा नहीं आए थे, याद नहीं किया। तालवादी उच्चारण स्थान जिस वर्ण के तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ये दोनों समान हो उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। उन दो वर्णों की जैसा लिखाए वैसा बोला करो। कम से कम देखिए कि बोलो तो जैसा लिखाए वैसा बोलो ना। क्या लिखाए? तालवादी उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो उन दोनों वर्णों की परस्पर संज्ञा होती है। कहाँ रह गए थे जोशी जी? अरे हाँ, इसका मतलब पढ़ने की इच्छा है नहीं? हाँ, सो गए थे तो कितना देखा? 10 बज गए, 10 मिनट अधिक। तो तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्ण के साथ तुल्य हो उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है। अब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य हो। तुल्य माने समान हो। तुल्य माने समान। समानता दो प्रकार से होती है। एक तो जिसना उच्चारण स्थान जैसे ए और बी की सवर्ण संज्ञा करना, ए और बी की, तो ए का जितना उच्चारण स्थान हो उतना ही उच्चारण स्थान बी का ही होना चाहिए। तो ये एक समानता हो। और ए का उच्चारण स्थान जितना हो उतना तो बी का है ही, लेकिन उससे अधिक उच्चारण स्थान भी अगर बी का हो जाए तो भी समानता होगी। बात समझ में आई? यावत उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षित ग्रीस, यावत उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षित नहीं है अपितु और यद किंचित उच्चारण स्थान साम्यत्व भी विवक्षित नहीं है। यावत उच्चारण स्थान साम्यत्व माने जितना ए का उच्चारण स्थान हो उससे अधिक और उससे न्यून बी का उच्चारण स्थान नहीं होना चाहिए।
जब यावद उच्चारण स्थान साम्यत्व की विवक्षा करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, क की न के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क का उच्चारण स्थान कंठ है और न का उच्चारण स्थान कंठ नासिका है, तो यावद उच्चारण स्थान साम्य नहीं हुआ, इसलिए क की न के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। यद किंचित उच्चारण स्थान यदि साम्य ऐसा विवक्षित हो तो ये दैतो कंठतालु वो दौतो तो यहाँ पर कंठ दोनों का कंठ सेम है कि नहीं, इसलिए ये और औ की भी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, इसलिए यद किंचित उच्चारण स्थान साम्यत्व भी विवक्षित नहीं है, अपितु क्या विवक्षित है, तो जो मुख के अंदर नासिका से बहिर्भूत मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है तब साम्य विवक्षित है, इसलिए नकार का नासिका उच्चारण स्थान अधिक होने पर भी मुखांतरगत नहीं है। मुख कहां से लेना है, ककुद से लेकर के ओष्ठ पर्यंत जो उच्चारण स्थान है वो आस्य पद से विवक्षित, नासिका उससे बहिर्भूत है, अतः आस्यांतर्गत यावद उच्चारण स्थान साम्य विवक्षित है। ऐसा कहेंगे तो नासिका जो है आस्यांतर्गत नहीं है, वो बहिर्भूत है, अतः नासिका के अधिक होने पर भी कंठ रूप आस्यांतर यावद उच्चारण स्थान साम्य ककार नकार के होने के कारण ककार नकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, एकार और औकार की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यावद उच्चारण स्थान दोनों का नहीं है। एका ये दे तो कंठतालु, ओ का ओ दो तो कंठोष्ठ, एक का कंठतालु है दूसरे का कंठोष्ठ है, तो कंठ दोनों समान होने पर भी कंठ और ओष्ठ कंठ और तालु आस्यांतर्गत यावद उच्चारण स्थान है, अतः वो उनकी समानता न होने के कारण इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। बात समझ में आई? तो सवर्ण संज्ञा में यावद उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षित है कि यत् किंचित उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षित है, दोनों विवक्षित है। यावद उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षित कहेंगे तो क्या समस्या होगी, ककार नकारयोः सवर्ण संज्ञा नस्या, यत् किंचित उच्चारण स्थान साम्यत्व विवक्षितम तथा सति एकार औकारयोः अपि सवर्ण संज्ञा स्यात्, तस्मात् किं विवक्षितम आस्यांतर्गत यावद उच्चारण स्थान साम्यम विवक्षितम वर्तते। आस्यांतर्गत यावद उच्चारण स्थान साम्यम विवक्षितम वर्तते, आस्यांतर्गत नासिका नहीं होती, इसलिए ककार नकार की सवर्ण संज्ञा तो होगी लेकिन एकार और ओकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। बात समझ में आई? गया ना, ध्यान में। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का अर्थ हुआ था तालवादि उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो उन दोनों वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो परस्पर सवर्ण संज्ञा करने के लिए हमको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान होगा, तब न मिलाएंगे कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे जानेंगे कि इनका और इनका दोनों का एक ही उच्चारण स्थान है, जान पाएंगे? तो पहले क्या होना चाहिए, वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वरदराजाचार्य ने पहले वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान बता रहे हैं। वर्ण समाम्नाय में कहां से वर्ण शुरू था, और कहां से शुरू था, अ ई गुण अ से शुरू था ना, यहाँ पर भी कहां से बता रहे हैं, अ से। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः,
अपूर्व विसर्जनीया नाम ये षष्ठ्यंत पद है और कंठः ये प्रधान पद है। अपूर्व विसर्जनीया नाम में द्वंद्व समास है। कौन द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। कैसा विग्रह करेंगे? च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अपूर्वविसर्जनीयानाम् येषाम् अपूर्वविसर्जनीयानाम् करो बोलो सब अपूर्वविसर्जनीयानाम् बोलो अपूर्वविसर्जनीयानां कंठः अपूर्वविसर्जनीयानाम् इत्यत्र समासः वर्तते। कः समासः? विग्रहः कः भवति? हश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अपूर्वविसर्जनीयानाम् तो अ कु ह और विसर्जनीय कितने हैं? 4। कौन? विसर्जनीय अ माने अष्टादश आकार, ह माने आकार, आकार, कु माने कवर्ग और विसर्जनीय माने सर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ। तो अपूर्व विसर्जनीय नाम में कौन समास है? द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद कौन है कन्नू? अपूर्व विसर्जनीय नाम ये द्वंद्व हुआ, इसके अंत में कौन श्रूयमान है? देख के बोल, सुन करके बुद्धि लगा करके ये इधर देखना। अपूर्व विसर्जनीय नाम के अंत में बाद में श्रूयमान पद कौन है? हाँ कंठः। तो टनक के बोलना कंठः। तो नियम होता है कि इतरेतर द्वंद्व समास के अंत में जो पद श्रूयमान होता है उनका इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पदों के साथ में अन्वय होता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंपत्ते। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद कौन है? उसका अ उ ह और विसर्जनीय सबके साथ में संबंध होगा। तो अ माने अकार उच्चारण स्थानम ह माने हकार उच्चारण स्थानम कंठः उ माने कवर्ग उच्चारण स्थानम कंठः विसर्जनीय माने विसर्जनीय उच्चारण स्थानम कंठः। अर्थ क्या होगा? अकार का विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकार का आगे का ककार कह रहा है। ककार कौन कहे हो? कवर्ग कवर्ग कहना। कवर्ग में कितने आते हैं? 5। हाँ कौन कौन? जोर से बोला। बोलो नहीं बेटा। क ख ग घ ङ 5 आते हैं। कितने आते हैं कवर्ग में? 5। क ख ग घ ङ। इन सब का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उ माने कवर्ग, कवर्ग माने 5। क ख ग घ ङ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आकार, आकार माने अष्टादश आकार। अ आ और प्लुत आ, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठः। अपूर्व विसर्जनीय नाम इत्यत्र कः समासः? जो टनक कर इतरेतर द्वंद्व समासः। कः विग्रहः? अश्च अपूर्वविसर्जनीयाः तेषाम् अपूर्वविसर्जनीयानां 5 बार ऊपर वाले पंक्ति को विग्रह सहित पढ़ो। अपूर्व विसर्जनीयानां कंठः हश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अपूर्वविसर्जनीयाः तेषाम् अपूर्वविसर्जनीयानां कंठः विसर्जनीयानां कंठः हश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अपूर्वविसर्जनीयाः
अकुसृजनीयानां कंठ कंठ अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अकुसृजनीयानां तेषाम् अकुसृजनीयानां कंठ अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुसृजनीयाः तेषाम् अकुसृजनीयानां कंठ। हिंदी में अर्थ क्या होगा? अष्टादश आकार का, आकार का नहीं केवल अष्टादश आकार का कहे तो उसको क्या समझना? अष्टादश आकार एक आकार नहीं, अष्टादश आकार, आकार का, आकार माने अष्टादश अष्टादश आकार का, कवर्ग का, कवर्ग माने आदि पंचक वर्ण का, कवर्ग माने आदि पंचक वर्ण का तो अष्टादश आकार का, कवर्ग का, हकार का और का उच्चारण स्थान कंठ किसको कहते हैं? जिह्वा का जो मूल होता है उसको कंठ किसको कहते हैं? जिह्वा का जो मूल होता है जिह्वा का जो मूल होता है, जीव का जो मूल होता है उसको ये वाला, ये इधर नहीं, ये वाला, ये यही ना जिह्वा का मूल है। जिह्वा का जो मूल है उसको कंठ जिह्वा मूले तु प्रोक्तः पाणिनीय शिक्षा। तो जिह्वा का जो मूल है उसको दूसरा है। अब अ हो गया, अ के बाद में वर्ण समाम्नाय में दूसरा अक्षर कौन है? ई। तो ई से शुरू हो रहा। इचु यशानां तालु। तो ई चवर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु। यहाँ पर भी कौन नियम लगेगा? श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। तो यहाँ पर द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद कौन है? तालु। उनका द्वंद्व के तो चार पदों का द्वंद्व हुआ, ई चु य श, उन सबके साथ में संबंध होगा। तो इकारस्य उच्चारण स्थानं तालु। चवर्गस्य उच्चारण स्थानं तालु। यकारस्य उच्चारण स्थानं तालु। शकारस्य उच्चारण स्थानं तालु। इचु यशानां में कौन समास है? इतर द्वंद्व समास। बोलो इश्च इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचुषाः यश्च शश्च इति इचुषाः तेषाम् इचुयशानां तालु। इचुयशानां में कौन समास है? इतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। विग्रह कैसा है ज्योतिषी जी? ज्योतिषी को बोले चाणक्य बोलो, सो के आए हो, एनर्जी है। इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इति इचुयशाः इचुयशाः तेषां इचुयशानां तालु। तो तेषां इचुयशानां, हाँ तालु बाद में बोला, तेषां इचुयशानां। यहाँ षष्ठी इतरेतर द्वंद्व समास है और षष्ठी बहुवचन विभक्ति है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। किसका किसका? कन्नू। अरे हिंदी में बोला ना, इकार। हाँ, कई प्रकार के इकार का। चाणक्य बोलो ना, जो सुने सब लोग क्या बोल रहे हो बोलो जोर से। हाँ, तो अष्टादश इकार का उच्चारण स्थान तालु है, ऐसे बोलो। अष्टादश इकार का उच्चारण स्थान तालु है। और चू, चवर्ग। अरे तो चू माने चवर्ग। हाँ, तो बोलो पूरा। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। हाँ, यकार का उच्चारण स्थान तालु है। हाँ। सकार का उच्चारण उच्चारण स्थान स्थान तालु है। बोल दो सुशील। अष्टादश इकार का उच्चारण स्थान तालु है। हाँ, चू यानी चवर का उच्चारण स्थान तालु है। हाँ,
यकार का उच्चारण स्थान तालु है और तालक शकार का उच्चारण उसको श करना। जब तालु निश्चित हो जाता है ना तब उसको तालव्य शकार। जब पता चल जाएगा इनका उच्चारण स्थान तालु, तो तालु से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं तालव्य। ठीक है, पहले ही तालव्य कह देंगे तो इसका मतलब है तो तालु से उत्पन्न है, तो श का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, इचु यशानाम तालु, उसको तालव्य शकार भी कहते हैं। लेकिन यहाँ बताते समय क्या कहना चाहिए? श उच्चारण करके, श का उच्चारण स्थान तालु है। अथवा जिस सकार के मुख में लड्डू है, वो वाला जो होता है उसके मुख में 3 सकार होता है। एक में मुख में लड्डू लिए हुए, एक में कमर में बेल्ट पहने हुए, एक पेट कटा हुआ, पेट कटवा, 3 सकार। तो जो मुख में लड्डू लिए हुए हैं उनका उच्चारण स्थान तालु। तालु। पेट कटवा है वो मूर्धा, बेल्ट लगाए है वो दंत। ठीक है, तो इचु यशानाम तालु। अब उसके बाद में ई के बाद में कौन है वर्ण समानता में अक्षर? री। कौन है? री। तो ऋतु रसानाम मूर्धा। तो री का वर्ग, री कितने प्रकार के करना अभी को बता देते हैं। हाँ, री 12 है। री कितने हैं? 12 कह रहे थे। 18 कौन कौन से बंदो गलती किए हो तो बोलो। 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ, 6 प्लुत, 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ, 6 प्लुत। और आगे अभी आएगा री वर्ण और सावरण्य वाच्य। तो वस्तु स्थिति में रिकार 18 प्रकार, 18 जो है रिकार के भेद और 12 जो है लिकार के भेद। बात समझ में आई? तो रिकार 18 रिकार का वर्ग, रेप, रकार नहीं बेटा, रेप और शकार, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका क्या होगा विग्रह? आच। बोलो रीच, उन बोला है, तुम बोली हो। री शब्द के प्रथमा में होता आ, जैसे पितृ, तो उसका रूप कैसे चलता है? पिता। तो री शब्द के यहीं पर फंसते इंटरव्यू में ऋतु रसानाम, ऋतु लसानाम का विग्रह पूछता है। ऊपर से धारा चली आती है कि अश्च पुश्च हश्च, वैसे ही ऋश्च पुश्च ऐसे बोल देते हैं, बस गड़बड़ा जाती है। इसलिए क्या करना है? आच। री शब्द के प्रथमा विभक्ति में क्या रूप होता है? आच। तो आच ऐसे करोगे, बोलो ना जोर से। आच चले, आच। ऋतु रसाः तेषां ऋतु रसानां। फिर से बोलो। आच दुश्च। अरे आच ऐसे बोलना, यंत्र पर शरीर है पर्वत जैसे बोलो। आच हाँ। दुश्च हाँ। रश्च षश्च इति ऋतुरसाः ऋतुरसानां मूर्धा। तेषां ऋतुरसानां मूर्धा। मतलब रिकार का, हाँ, ककार का, कवर का, रेप का और ककार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दोनों भी साथ विग्रह सहित हिंदी में आता है। आज दुष्ट आच, 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 आज हाँ, दुष्ट हाँ, दश्च हाँ, षश्च हाँ, इति ऋतुदशाः तेषां ऋतुदशानां हाँ। मूर्धाः मूर्धाः नहीं, मूर्धा, मूर्धा 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 ऐसे करो, मूर्धा। मूर्धा हाँ, तो हिंदी में अर्थ क्या हुआ?
रिकार विकार का, का, कवर्ग कवर्ग का, रेफ का, बोलो, क्या अर्थ हुआ? विकार का, हाँ ट वर्ग का, हाँ रेफ का हाँ और ष वर्ग का, शकार का, वर्ग का और शकार का, कार का, बुद्धि काम नहीं कर रहा है। षकार का हाँ उच्चारण स्थान मूल। तुम बीड़ी नहीं पीते हो, झूठ मत बोलना। बेटा पीते हो तो बता दो, पीते हो? बेटा वोट काहे काला हो रहा है? पीते हो तो बोलो। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे बिना डांटे मारे छूट जाएगा। हमने बहुतों ऐसे अनंत जो है 20-50 विद्यार्थी होंगे जो अत्यंत कुकर्म में डूबे हुए हैं, जिसके माता पिता जो है उसको भगा दिए थे कि जा कुपात्र तू मर जा। फिर भी हमने परमात्मा से प्रार्थना की और सब जो है आज कुछ न कुछ बना हुआ है। और उतना विद्वान तो नहीं बन पाया, लेकिन कोई केवी में, कोई पीजीटी में, कोई टीजीटी में नौकरी कर रहा है। लेकिन झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो तुम्ही को नुकसान होगा। क्या कभी काल पी लेते हो? नहीं पीता गुरुजी। हाँ अरे मुझे पूछ रहे पहले से ही ऐसा। अरे तुमसे मत तो क्या बोला थे? इसका मतलब मेरे स्कूल तुम उसको समझते क्या है? नमक। नमक। और कहेंगे क्या? राम रस। राम रस। और समझेंगे नमक। नमक। उसी तरह कहना है दंता। दंता, समझना है मूला। हाँ दंत मूला। हाँ तो विकार, कवर्ग, लकार, सकार, उनका उच्चारण स्थान दंता, तुलसानाम दंता, आगे उपपद्मान्यानाम् उपपद्मान्यानाम् ओष्ठौ, तो उश्च, उश्च, उपपद्मान्यश्च इति उपपद्मान्याः तेषाम् उपपद्मान्यानाम् ओष्ठौ। तो उकार उ माने पवर्ग, और उपपद्मानीय इन वर्णों का उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ है। ओष्ठौ है द्विवचन। तो एक ओष्ठ और एक दो ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? इसलिए प का उच्चारण करते समय दोनों को सटाना चाहिए। प प प प म। तो उ उ। अब जिसको जो है उसी का उच्चारण को बिगड़ता है। जिसको कहना हो ऊ तो कहेगा बिगड़ गया। दोनों ओष्ठ से बोलना है ना, तो दोनों ओष्ठ जो है लगा नहीं रहा। तो ऊ और ऊ माने पवर्ग। उकार, पवर्ग और उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनका दोनों ओष्ठ से उच्चारण करना चाहिए। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, तो यच, मच, नच, नच, नच इति यमगणनाः तेषाम् यमगणनानाम् नासिका च। इनका उच्चारण स्थान नासिका और नासिका और च से अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान लेना। तो न किस वर्ग का है? तो न का उच्चारण स्थान नासिका और कंठ है। ठीक है ना? तो न्य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। न्य का उच्चारण स्थान नासिका और तालु है। तो न्य म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओ म का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ है। तो म पवर्ग में है। तो च से क्या लेना है? स्व स्व वर्ग उच्चारण स्थान लेना। च से क्या लेना है? स्व स्व वर्गोच्चारण स्थान। जिस वर्ग का है, जैसे न, तो न किस वर्ग का है? कवर। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ के साथ नासिका। न का उच्चारण स्थान। तो न्य म न न न। न्य का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका और तालु। तो च से क्या लिया गया? तालु। च से तालु। क्यों? क्योंकि च
च से क्या लेना है? स्व स्व वर्गोच्चारण स्थान। तो यकार किस वर्ग का है? चवर्ग का। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। नासिका और तालु य का उच्चारण स्थान है। म का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ मकार का उच्चारण स्थान है। न का उच्चारण स्थान कन्नू केवल बोलेगा, ये न का ठीक से बोला, एक न ऐसा है। किस वर्ग का आता है? क का उच्चारण कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? और नासिका। तो न का उच्चारण स्थान क्या है? बुद्धि नहीं लगा रहे, बदमाशी तो वो बहुत कर रहे हैं, मतलब बुद्धि लगा नहीं रहे। तो न का उच्चारण स्थान क्या है? और नासिका। कंठ कैसे? न जिस वर्ग का, तो न किस वर्ग का? न किस वर्ग का है? कवर्ग का है न। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका। तो न का उच्चारण स्थान कन्नू न, इसका किस वर्ग का है? तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इधर देखना, इसमें सब लिखा हुआ है। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा और नासिका। न विशाल। न का उच्चारण स्थान क्या है? न किस वर्ग में आता है? कितने वर्ग हैं? 5। कौन कौन? वर्ग बोल। हाँ, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो न किस वर्ग में आता है? हाँ, तो तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, तवर्ग माने तू। तो न का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत और उन्हीं को बोले दंत और नासिका। ले आना एक डंडा, दंत और नासिका। तो नकार का उच्चारण स्थान क्या है? पूरे वर्णों का उच्चारण, जितने छोटे वाले हो सबसे पूछेंगे। तो न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और नासिका। ठीक है अन्नू, तुम बताओ। म का उच्चारण स्थान क्या है? और जैसे नासिका और ओष्ठ। यम गणनानाम नासिका। तो च से अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान दिया जाता है। जैसे य हुआ तो ये किस वर्ग का है? चवर्ग का। तो च से तालु लिया जाएगा। तालु और नासिका च का उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब आया ये दौतो, ये दैतो कंठालु, ओ दौतो कंठोष्ठम। तो ये दैतो एच्च ऐच्च इति ये दैतो तयो ये दैतो कंठतालु। तो ये दैतो हो में कौन समास है? इतरेतर। कौन समास है? इतरेतर। ये दो है इसलिए द्विवचन हुआ। ये सब अधिक थे इसलिए बहुवचन। ये दो है इसलिए द्विवचन हुआ। एच्च ऐच्च इति एदैतो तयोः एदैतो। माने एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। एदैतो कंठतालु। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ये का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। उसको मत खोलो, हाथ नीचे कर लो।
ऐकार का उच्चारण स्थान क्या होता है और औकार का उच्चारण स्थान क्या होता है कन्नू? ओकार का उच्चारण स्थान, इकार का उच्चारण स्थान, उकार का उच्चारण स्थान, दोनों ओष्ठ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठ, दोनों ओष्ठ। तो ये देखो कंठतालु उदंतो वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। बोलना हो व, ऐसे बोलना है। दंत ओष्ठ कब होंगे? इस ओष्ठ पे जब दांत लगाएंगे। व दो होता है, एक ऐसा वाला होता है और एक ऐसा वाला होता है। एक इसको ब, दोनों ओष्ठ से बोलना है। पवर का है ना, पवर का उच्चारण स्थान क्या है? इसको कैसे बोलोगे? बकुला, 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 तो ये हुआ बकुला। और वो से ब्रह्मा, 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 ठीक है ना? वहति, 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 वहति विधिहुतम या हव्या होत्री, तो वहति, वहति, तो वहति या विधि, बोलो वहति विधि, वहति, वहति, नहीं ऐसे बोलो सब लगा मत। आज शर्मा जाओगी तो संकट बढ़ जाओगी। इसलिए विद्या ग्रहण करने में आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः भवेत्। आहार भोजन करने में और व्यवहार माने विद्या ग्रहण इत्यादि में लज्जा नहीं करनी चाहिए। व और बालः, बालः, वहति, 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 बालः। बालः, बात समझ में आ गई? वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलम, एक जिह्वामूलीय होता है। जिह्वामूलीय कहते हैं जब क के आगे दो चंद्रमे का आकार का आ जाएगा उसको जिह्वामूलीय कहते हैं। जैसे ए दो चंद्रमे का आकार का है ना, इसको क्या कहते हैं? जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलम, जिह्वामूलम केवल बताने के लिए जिह्वामूल क्या है? कंठ। जिह्वामूले तु प्रोक्तः, तो जिह्वामूलीय कोई अलग उच्चारण स्थान नहीं है। जिह्वामूलीय क्या है? कंठ। केवल इसका नाम है जिह्वामूलीय। तो जिह्वामूले भवः इति जिह्वामूलः, छ प्रत्यय करके जिह्वामूलीय शब्द बनता है। उसको बताने के लिए इसको बताया। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान इसको क्या कहते हैं कन्नू? जिह्वामूलीय। क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूल। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। बात समझ में आई? इति उच्चारण स्थानानि, ये जो है उच्चारण स्थान संपन्न हुए। अब जो है यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। बाह्य प्रयत्न कहां से कहां तक होता है? सुशील बताइए। वो वैसे मत बोलो, नाभि से लेकर के कंठ तक जो प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और कंठ से ओष्ठ तक जो प्रयत्न होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो यत्न दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, कल से बताएंगे। जाओ, आज मैच देखना है ना?